हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का सिंपल सा नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। कि टेलर ने प्रिंसिपल तो दिए ही थे, साथ में उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी थी। आज हम उन टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे उनको भी पढ़ा था हमने, और उसके बाद हमने जो टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे उनको भी पढ़ा था, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उन लिंक को क्लिक करके वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं फ्योल ने और टेलर ने, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। तो सबसे पहली टेक्निक उन्होंने कौन सी दी? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब सर एक फोरमैन क्या होता है? तो फोरमैन वो पर्सन होता है जिसके अंडर में लेबर वर्क करते हैं। कौन वर्क करते हैं? लेबर वर्क करते हैं। फंक्शनल जो फोरमैन होता है, फोरमैन कहाँ होता है? 3 लेवल्स हमने पढ़े थे। टॉप लेवल पढ़ा था, मिडिल लेवल पढ़ा था, लोअर लेवल पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो जो फोरमैन होता है, फोरमैन जनरली कहाँ होता है? फोरमैन जनरली लोअर लेवल में होता है, और लोअर लेवल में भी वो टॉप पर रहता है। वो इसके अंडर में सारे लेबर वर्क करते हैं। तो उन्होंने ऐसे फोरमैन को, कि एक फोरमैन सारे काम नहीं कर सकता, कि प्लानिंग भी कर ले, प्रोडक्शन भी कर ले, सारी जो रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ कर ले, सारी चीज़ों को अरेंज कर ले, तो ऐसा काम वो नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया? उस फंक्शनल फोरमैनशिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट उन्होंने क्या बनाया? प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा पार्ट बनाया उन्होंने कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। है ना? आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि एक प्लानिंग डिपार्टमेंट का वर्क रहेगा केवल प्लानिंग करना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क रहेगा केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करना। तो हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या था? प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का सिंपल सा फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम? रूट किलर। तो रूट किलर का सिंपल सा वर्क है। रूट किलर का सिंपल सा वर्क क्या है? कि सीक्वेंस डिसाइड करना, कि किस सीक्वेंस में क्या होगा वर्क। रूट का मतलब क्या होता है? एक रास्ता, पथ बनाना। तो सेम इसका काम क्या है? रूट किलर का सिंपल सा काम है। रूट किलर का सिंपल सा काम क्या है? कि पथ डिसाइड करना या सीक्वेंस डिसाइड करना, कि किस सीक्वेंस में हमारा क्या होगा वर्क, हमें किस सीक्वेंस में हमें क्या करना है? वर्क करना है। सेकेंड नंबर पर क्या है? सेकेंड नंबर पर है इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर का सिंपल सा मतलब है रूट किलर ने जो पथ डिसाइड किया है, तो रूट किलर ने तो पथ डिसाइड कर दिया, बस उसका काम हो गया कि किस सीक्वेंस में हमें क्या क्या वर्क करना है। तो सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि उसको इंस्ट्रक्शन देना। उसको क्या देना? जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि कब क्या काम करना है, कैसे हमें वर्क को अचीव करना है। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप को क्या करना? इंस्ट्रक्शन देना कि किन किन स्टेप्स को लेकर हमें क्या करना है? वर्क देना है। फर्स्ट वाले ने क्या किया? फर्स्ट वाले ने केवल सीक्वेंस डिसाइड किए, सीक्वेंस बनाया कि कैसे 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 हमें वर्क करना है। और जो दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर क्या करेगा? वर्कर्स को बताएगा कि हमें, वर्कर्स को क्या देगा? इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे काम करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन देने से ही क्या होगा? काम स्टार्ट होगा। थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर सिंपल है टाइम एंड कॉस्ट किलर। क्या लिखा है? टाइम एंड कॉस्ट किलर। तो टाइम एंड कॉस्ट किलर का सिंपल सा मतलब है, टाइम किलर क्या करता है? टाइम किलर का काम होता है कब किसी जॉब को स्टार्ट करना है और कब किस जॉब को क्या करना है? कंप्लीट करना है। कि हमें किसी जॉब को टाइमली कंप्लीट करना है, कब किस जॉब को, किस वर्क को स्टार्ट करना है, और कब कोई काम कंप्लीट होना चाहिए, कब किसी काम को खत्म करना है। ये किसका काम होता है? टाइम किलर का काम होता है। और कॉस्ट किलर का काम सिंपली होता है कॉस्ट शीट बनाना। क्या बनाना? कॉस्ट शीट बनाना, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में किस किस टाइप की कॉस्ट लगी, उसको पता करना कि वो प्रोडक्ट में कितनी टोटल कॉस्ट लगी। वो किसका काम है? कॉस्ट किलर का वो काम है। उसके बाद क्या आता है? डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का सिंपल सा लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। डिसिप्लिनरी का सिंपल सा मतलब है, एक वर्ड डिसिप्लिन से आया है, कि इसका सिंपल सा काम है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को बना के रखना। जो लोअर लेवल है, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में क्या करना? डिसिप्लिन को बनाना। क्यों? लेबर्स जनरली जो होते हैं उतना उनको नॉलेज नहीं होता है, कई बार वो झगड़ जाते हैं, उनके बीच में झगड़े वगैरह हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती है। तो उनको उसका सिंपल सा काम है, क्या काम करना उसका? उनको सिंपल सा काम करना है डिसिप्लिन बनाए रखना।
बस इनका काम सिंपल कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाए। आगे समझ में, मेरे ख्याल से आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट के चारों जो क्लर्क हैं उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। पता मैं आज लेट क्यों आया था? आप देखना बिगिनिंग में थोड़ा लेट आया था, इसलिए आया था। इतना सारा आप लोगों को लिखना है तो आप टाइम से लिख लें। तो आपको क्या करना है, पहले ये सारी चीज़ें कागज़ पर आपको बुक अपनी कॉपी पर लिखनी है, एंड देन बस मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उसको समझना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा बनाया? उसका दूसरा डिपार्टमेंट बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उन्होंने फर्दर 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक कौन सा था, रूट क्लर्क, दूसरा कौन सा था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा कौन सा था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ कौन सा था, डिसिप्लिनरी। ऐसे ही उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा है, गैंग बॉस। हमें डरना नहीं है कि गैंग बॉस, ये गैंग बॉस वैसा वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है। गैंग बॉस का सिंपल सा वर्क होता है कि सारी चीज़ों को अरेंज करना। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उन सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल को भी अरेंज करना, मशीन्स चाहिए तो मशीन्स को भी अरेंज करना, टूल्स चाहिए तो टूल्स को भी अरेंज करना। मीन्स सिंपल सा है, गैंग बॉस का काम लड़ाई झगड़े करना नहीं है। गैंग बॉस का सिंपल सा वर्क क्या है कि सारी चीज़ों को अरेंज करना, जिससे प्रोडक्शन क्या हो, अच्छे से हो, प्रोडक्शन स्मूथली हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली क्या करे, प्रोडक्शन करे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, अचीव हो, मिनिमम कॉस्ट के साथ हो। नेक्स्ट स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस का सिंपल सा काम है, वर्क जो है स्पीड में वर्क होना चाहिए, टाइमली वर्क को क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। उसको ये देखता है कि टाइम स्पीड में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का सिंपल सा काम है रिपेयर मेंटेनेंस को देखना, कि जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी मशीन है तो उनको वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। कितनी सारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी फैक्ट्री होती है, कितनी सारी उसमें मशीन्स होती हैं, तो रिपेयर बॉस का काम क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी फैक्ट्री में मशीन्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। कोई भी मशीन यदि खराब होती है तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का रिपेयर करते हैं उसका, और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का काम किसका होता है, रिपेयर बॉस का काम होता है कि उसको वर्किंग कंडीशन में लाए। यदि कोई मशीन खराब है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, रिपेयर बॉस की। क्यों, रिपेयर बॉस तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, टाइमली नहीं किया, जिस कारण से मशीन क्या है, खराब है। तो रिपेयर बॉस को क्या करना है, जितनी भी मशीन्स हैं उनको वर्किंग कंडीशन में लाने का काम रिपेयर बॉस का रहेगा। नेक्स्ट कौन है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आपको ठीक है, इंस्पेक्टर साहब हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब का काम डिफरेंट है। इंस्पेक्टर साहब का यहाँ पे काम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, कि जो लेबर, देखो यहाँ पे भी बहुत टेक्निकल काम दिया है इंस्पेक्टर साहब को। क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन क्वालिटेटिव है या नहीं। हम आज देखते हैं कि क्वालिटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज सभी लोग पैसा तो कितना भी देना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कैसा चाहते हैं, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट चाहते हैं। तो ये किसका काम है, इंस्पेक्टर का काम है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी को फॉलो किया जा रहा है नहीं, या क्वालिटेटिव हमारा वर्क हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काम किसका है, इंस्पेक्टर का है। मेरे ख्याल से आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप समझ में आया होगा। फंक्शनल फॉर्मेनशिप को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है, केवल प्लानिंग करना है, और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें सिंपल सा है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है और सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी एस्पेक्ट्स को हमें देखना है। किसको देखना है, क्वालिटी एस्पेक्ट को देखना है। क्वालिटी भी, केवल क्वालिटी को भी नहीं देखना, प्रोडक्ट का शेप भी देखना है, प्रोडक्ट को मेजर भी करना है, उसको वेट भी देखना है, कलर भी देखना है, सारी चीज़ों को देखना है, अकेले क्वालिटी नहीं। क्यों, क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में प्रोडक्ट का वेट देखना है, वेट को मेजर करना है कि वेट सही है या नहीं, उसका शेप सही है या नहीं, सारी चीज़ों को देखने का काम किसका है, स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। कि हमें सारे प्रोडक्ट, जितने भी हमारे प्रोडक्ट बने, वो
प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, उनका कलर प्रॉपर होना चाहिए, शेप होना चाहिए, वेट होना चाहिए, सारी चीज़ों को देखना। इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो उन्होंने टेक्निक्स दी, टेक्निक्स में सेकेंड थी स्टैंडर्डाइजेशन, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें तो केवल क्वालिटी तो देखना ही है, साथ में उसका वेट मेजर करना है, उसका शेप देखना है, और इन सब चीज़ों को भी हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आ गया समझ में? मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, इसी में एक और पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में बहुत ध्यान से सुनना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का इन्होंने ये बोला है कि एज्यूम करो कि एक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? कई सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, कई सारे टाइप के। एज्यूम करो हमने बोतल देखी ना, पानी की बोतल देखते हैं तो एक बोतल एक तरह की, फिर ऐसी एक बोतल पानी की बोतल होती है, वो कई तरीके की होती है। तो अब देखो ना, कई तरीके की होती है तो उसके लिए अलग अलग मोल्ड वगैरह जो मोड होता है, उसका शेप होता है, वो चाहिए जिससे वो बोतल बनती है। आ गया? उसके लिए एज्यूम करो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग रॉ मटेरियल भी चाहिए। एज्यूम करो कि कोई कंपनी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मशीन्स भी चाहिए पड़ेगी। डिफरेंट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसी तरीके की रॉ मटेरियल चाहिए, उसी तरीके की मशीन्स चाहिए, और उसी तरीके के इंजीनियर्स वगैरह चाहिए, उसी तरीके के हमें लेबर भी चाहिए, उसी को मैन्युफैक्चर करने के हिसाब के हमें वर्कर्स भी चाहिए। सोचो, बहुत ध्यान से सुनना। एज्यूम करो कोई कंपनी 100 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। मैंने बहुत कम बताया है, कई सारी कंपनीज, बहुत सारे, अपने बाबा रामदेव जी को देख लो, पतंजलि को, कितने सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। सोचो आप, चलो वो तो उनका प्राइमरी टाइप से वर्क है, लेकिन एज्यूम करो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ करती है तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। एज्यूम करो वो 100 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो 100 प्रोडक्ट के टाइप के लिए हमें 100 टाइप का क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। 100 टाइप की क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए। 100 टाइप के हमें क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए। आ गया समझ में? तो सोचो हमें कितना सारा, अब रॉ मटेरियल 100 टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, तो सोचो कितना सारा रॉ मटेरियल हमें रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी ज़रूरत है सो ले आए, तो 100 टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, तो कितना सारा रॉ मटेरियल का हमें स्टॉक करना पड़ेगा, कितने टाइप की मशीनें। और रॉ मटेरियल नहीं, जब उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्शन करने के बाद फिनिश गुड्स भी कितनी सारी रखनी पड़ेगी। 100 टाइप की फिनिश गुड्स बना, ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर आया तुरंत बना के दे दिया, ऐसा नहीं है। 100 टाइप का जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसको उतना ही उसकी फिनिश गुड्स मेंटेन करके, WIP कितनी सारी, सेमी फिनिश गुड्स कितनी सारा हमारा पैसा उसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और साथ में 100 टाइप के प्रोडक्ट रहेंगे तो हम उस पर फोकस भी उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेलर ने क्या बोला, हमें क्या करना है, हमें तो जो हमारे सबसे अच्छे प्रोडक्ट चल रहे हैं या मार्केट में जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, हमें उन्हीं को क्या करना है, हमें उन्हीं को सेल करना है, उन्हीं को मैन्युफैक्चर करना है, उन्हीं को प्रोडक्शन करना है। ना तो हमें इतने टाइप का रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, ना हमें इतनी टाइप का फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स इकट्ठा करना, WIP इकट्ठा करना, ना हमें इतनी टाइप की मशीन्स लानी। हमें तो सिलेक्ट करना है जो भी हमारा प्रोडक्ट है। सिंप्लीफिकेशन, हमें अपने बिजनेस को बहुत ही सिंपल करना है। और इनकी टेक्निक्स को देखिए, कई बिजनेसमैन ने जो उनके नॉन परफॉर्मिंग नॉन प्रोडक्टिव जो उनके बिजनेस प्रोडक्ट थे, जो इतना रन नहीं कर रहे थे, सेल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उन प्रोडक्ट को बंद करके जो उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छे तरीके से चल रहा है, उन्हें उनको सेल करना है, उन्हीं का उनको प्रोडक्शन करना है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। उसके बाद प्लीज़ एक चीज़ है, ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ रह गया है। उसके बाद क्या पढ़ना है, 3rd नंबर पर कौन सी स्टडी है, वर्क स्टडी। टेलर कौन थे, टेलर थे इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब थे तो उन्होंने क्या बोला, किसी भी काम को करना है तो साइंटिफिकली करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है। ऐसा नहीं रूल ऑफ थंब नहीं मानना है, हमें इंट्यूशन की बेस्ड पर वर्क नहीं करना, हमें हिट एंड मिस मेथड के उस पर वर्क नहीं करना, हमें ऐसे काम नहीं करना कि चलो हो जाएगा सो हो जाएगा, नहीं होगा सो नहीं होगा, ऐसे काम नहीं करना। हम कोई भी काम करेंगे
तो उसको साइंटिफिकली जब तक साइंटिफिकली जो भी मेथड सिलेक्ट करेंगे साइंटिफिक तरीके से हम उसको करेंगे, भले ही हमें टाइम लग जाए लेकिन हमें सबसे जो बेस्ट मेथड होगी, बेस्ट तरीका होगा, उसी बेस्ट तरीके से हमें कोई काम करना है। ऐसे नहीं करना कि जो पुराने लोग कहते आ रहे हैं जो हमारे मैन उनको नहीं, हमें तो क्या करना है उसको पहले उसको टेक्निक को फाइंड करनी है, जो सबसे अच्छी टेक्निक होगी उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सबसे पहले वर्क स्टडी में उन्होंने कौन सी स्टडी की, फैटिग्यू स्टडी। अब कोई इसको फटीग पढ़ता है, कोई फैटिग्यू, मैं तो इसको फैटिग्यू पढ़ता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं थकान की स्टडी करनी है। थकान की स्टडी करना सर ये क्या होती है, ये होता है कि आज हम जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो हमारा लंच होता है कि नहीं, क्यों होता लंच, अरे सर हम 3 पीरियड 4 पीरियड पढ़ लेते हैं, इतना सारा पढ़ लेते तो हम थक जाते हैं तो हमें स्कूल वाले लंच देते हैं। फिर आपकी लीव भी होती, लीव क्यों होती, आप तो दिन भर पढ़ो, आपने तो फीस दी है, तो सुबह से लेके, नहीं सर हम इतना कैसे पढ़ लेंगे कि सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहें, सर हम थक जाते हैं, हम लंच करते हैं, लंच के बाद 2-3 पीरियड पढ़ के घर चले जाते हैं। सेम आप थकते हैं तो लेबर भी थकते हैं, आप थकते हैं ना तो लेबर भी थकते हैं, तो लेबर जब थकते हैं तो उन्हें कुछ इंटरवल चाहिए, उन्हें कुछ रेस्ट चाहिए। बस आ गया ना समझ में, उन्हें कुछ रेस्ट चाहिए, तो हमें उनकी क्या करनी है, साइंटिफिकली हमें इंक्वायरी करनी है कि कब कब उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कब कब उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कितने समय में है और कितने टाइम के लिए है, कि कब कब, तो हमें स्टडी करना है, हमें उनको वॉच करना है कि कब कब उनको, कब वो थक जाते हैं तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। चलो सर रेस्ट दे दिया, तो फिर दूसरा देना है, कितने टाइम का रेस्ट देना, तो ये भी डिसाइड कर, ऐसा नहीं कि रेस्ट दे दिया चलो भाई 1 घंटे के लिए रेस्ट, नहीं, रेस्ट देना है तो कितने टाइम का रेस्ट देना है और कितने बार रेस्ट देना है। जनरली कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें जनरली 8 आवर वर्किंग होती है और 30 मिनट का क्या होता है, लंच होता है। जो अपने इंडिया में फैक्ट्री 8.5 आवर्स की वर्किंग होती है फैक्ट्रीज में, तो 8 आवर्स वो वर्किंग करते हैं, 30 मिनट का उनका क्या होता है, लंच। और बीच में यदि उनके बॉस अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो बीच में उनको चाय बिस्किट भी दे दे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तो देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, फैटिग स्टडी में उन्होंने सिंपल सा बोला है कि हमें ये स्टडी करनी है कि कब कब जो हमारे वर्कर्स हैं थक जाते हैं, कब कब उन्हें रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम की रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आ गया समझ में, और कितने बार देने की ज़रूरत है, तो हमें स्टडी करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि जो मैनेजर बोल रहा है कि हमारी फैक्ट्री तो भैया 200 साल पुरानी है, तो हमारे तो दादा परदादा जो रेस्ट देते थे जितने टाइम में, हम तो नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों, पुराने समय में लोगों की वर्किंग कैपेसिटी अलग थी, लोगों की काम करने की क्षमताएं अलग थी, आज लोगों की काम करने की क्षमताएं क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमें स्टडी करना है, हमें पुराने तर्कों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें अभी स्टडी करना है, उनको देखना है कब वर्कर थकता है। तो कई सारे जो एवरेज वर्कर है, एवरेज वर्कर को देखकर हमें देखना है कब वो थक जाते हैं, कब उनको रेस्ट की ज़रूरत है, कितने टाइम की रेस्ट की ज़रूरत है और कितने बार देने की ज़रूरत है। ये आता है फैटिग स्टडी। दूसरा कौन सा आता है, मेथड स्टडी में सिंपल सा है। टेलर ने क्या बोला था, टेलर ने सिंपली बोला था कि हमें बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है। किसी भी काम को करने की केवल एक मात्र बेस्ट मेथड होती है, हमें उसी मेथड को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल सा क्या है, मेथड स्टडी में हमें जो सबसे अच्छी बेस्ट मेथड हो, ऐसी बेस्ट मेथड जिससे हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो, हमें ऐसी मेथड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आ गया समझ में, क्योंकि आ गया, तो हमें ऐसी मेथड को सिलेक्ट करना है जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो, कम हो, हमारे जो टारगेट्स हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हों। तो हमें ऐसी मेथड, तो सर मेथड कैसे सिलेक्ट करें, तो सिंपल सा है, हमें कुछ वर्कर्स को सिलेक्ट करना है, कुछ वर्कर को सिलेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे अलग अलग मेथड से आप लोग वर्क करें, और जिस मेथड से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, जिससे हमारा टाइमली प्रोडक्शन होता है, स्पीड में प्रोडक्शन होता है, उसी मेथड को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। मुझे थोड़ा सा एक विकल्प आ रहा है, टेंशन हो रही है कि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा और टाइम लगेगा 5 मिनट्स का, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा पढ़ना है, फिर मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, है ना, स्टार्ट कर दें। तो मेथड स्टडी आपको समझ में आ गई होगी, हमें बेस्ट मेथड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कौन सी स्टडी है,
टाइम स्टडी का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करने में, किसी यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, हमें वो स्टैंडर्ड टाइम क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि किसी भी यूनिट को बनाने में कितना टाइम स्पेंड होता है, कितना टाइम लगता है, वो बनाना है। प्लस फिर हमें क्या करना है, वर्कर्स को टारगेट देने हैं कि आपको इतने टाइम में ए वाले प्रोडक्ट को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में टाइम कितना लगता है, उस स्टैंडर्ड टाइम को पता करना है। सेकेंड नंबर पर हमें क्या करना है, वर्कर्स को क्या देना है, टारगेट देना है कि आपको इस टाइम पीरियड में ये वाला टारगेट क्या करना है, अचीव करना है। तो बस सिंपल सा टाइम स्टडी में इतना ही हमें करना है कि किस में कितना टाइम। इसके लिए हमें वॉच जो आती है, स्टॉप वॉच आती है, उसको यूज करके हम ही पता कर सकते हैं। इसमें भी यही करना है, 10 to 15 वर्कर्स को अलग अलग काम देंगे। जो सबसे जल्दी एवरेज वर्कर को लेंगे। एज्यूम करो कि किसी ने कोई प्रोडक्ट को बनाने में 10 मिनट्स लिया, किसी ने 6 मिनट लिया, किसी ने 11 लिया, तो आगे अलग अलग टाइम लेंगे। तो उसमें से क्या होगा, जो एवरेज वर्कर है, एवरेज वर्कर को हम लेंगे, वही हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने वर्कर्स को टारगेट देंगे कि आपको इस टाइम पीरियड में आपको इस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। तब जाके हमारी टाइम स्टडी पूरी मानी जाएगी। और साथ में इफिशिएंट एंड नॉन इफिशिएंट वर्कर को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कौन इफिशिएंट वर्कर है और कौन नॉन इफिशिएंट वर्कर है, उन कैटेगरी में हम उसको क्या करना है, अलग अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जो इफिशिएंट वर्कर हैं उनको अलग रखना है और जो नॉन इफिशिएंट वर्कर हैं उनको हमें अलग रखना है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में भी सिंपली क्या होता है कि मोशन का मतलब सिंपल मोशन स्टडी में क्या होता है, कई बार जो वर्कर्स होते हैं तो क्या करते हैं, कई बार नीचे बैठते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे। मोशन का मतलब है हमारे कितने मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसके कितने मूवमेंट होते हैं किसी भी वर्क को पूरा करने में। आ गया, तो किसी भी वर्क को पूरा करने में कितने हमारे मोशंस लगते हैं, आगे समझ में। इसी को हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोशन स्टडी में सिंपल सा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई सारे तरीके से हम कभी बैठते हैं, कभी, तो हमें ये चेक करना है कि कितने प्रोडक्टिव हैं और कितने जो भी हम एफर्ट्स करते हैं आगे, तो वो कितने प्रोडक्टिव हैं, कितने अनप्रोडक्टिव हैं। तो हम इसमें करना क्या है सर, बैठ रहे, तो इसमें सिंपल सा ये करना है, हमें ऐसी मशीन्स, हमें ऐसे टूल्स को यूज करना है जिससे हमारे मोशंस क्या हो, वो क्या हो, कम से कम हो। आ गया, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो हमें ऐसे मोशन को चेक करना है और उसमें से जो प्रोडक्टिव मोशन हैं, प्रोडक्टिव हमारे इफेक्ट हैं, उनको सही करना है और जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। और ऐसे मशीन से ऐसे टूल्स को बनाना है जिससे हमारे मोशन से हमारे जो एफर्ट्स हैं, जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का मतलब ये है, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमें अलग अलग वर्कर को अलग अलग वेजेस देनी है, अलग अलग वर्कर को। हाँ, क्यों, क्योंकि कुछ वर्कर्स अच्छा काम करते हैं, कुछ वर्कर्स अच्छा काम नहीं करते। जो वर्कर अच्छा काम करते हैं उनको अच्छी वेजेस देनी है और जो वर्कर अच्छे से वर्क नहीं करते उन्हें हमें अच्छी वेजेस नहीं देनी है। हमें टारगेट बेस्ड, टारगेट के अकॉर्डिंग, यदि वो हमारा टारगेट अचीव करते हैं, प्रोडक्टिविटी रखते हैं, प्रोडक्टिवली वर्क करते हैं, तो हमें उनको अच्छी वेजेस देनी है और जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उसे हमें कम। तो हमें क्या करना है, 2 कैटेगरीज में वर्कर्स को डिवाइड करना है, एक इफिशिएंट वर्कर, एक नॉन इफिशिएंट वर्कर। तो हमें इफिशिएंट वर्कर को अच्छी वेजेस देनी है, नॉन इफिशिएंट वर्कर को हमें क्या देनी है, अच्छी वेजेस नहीं देनी है। एक इसमें बोला गया डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। सर इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं, यदि हम इस इफिशिएंट वर्कर को यदि हम अच्छी वेजेस देंगे तो उसको क्या लगेगा, देखो आज मैंने बहुत अच्छे से काम किया ना, तो मुझे आज अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस मिली। और वो मोटिवेट होगा कि यदि मैं और अच्छा काम करूंगा, यदि मैं और इफिशिएंटली वर्क करूंगा तो मुझे और अच्छी वेजेस मिलेगी।
और जो नॉन इफिशिएंट वर्कर है, नॉन इफिशिएंट वर्कर को यदि हम कम वेजेस देंगे तो उसको मन में लगेगा कि देखो मैंने अच्छे से काम नहीं किया इसलिए मुझे अच्छी वेजेस नहीं मिली, और साथ में वो इफिशिएंट वर्कर को देखेगा कि देखो उस रामू, सोहन, मोहन ने इतना अच्छा काम किया तो देखो उसको, तो वो और मोटिवेट होगा, उसका डिवोशन और बढ़ेगा कि जितना ज़्यादा मैं अच्छे से काम करूँगा उतनी अच्छी ही मुझे क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। तो डिफरेंशियल फीस बेस्ड सिस्टम आपको समझ में आया। इफिशिएंट वर्कर है तो उसको अच्छी वेजेस देनी है जिससे वो और अच्छे से इफिशिएंटली वर्क करे, और जो नॉन इफिशिएंट वर्कर है उसको अच्छी सैलरी नहीं देनी है, जिससे उसको एक फीलिंग तो आएगी कि मैं अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हूँ, और वो मोटिवेट होगा कि मैं और अच्छे से क्या करूँ, इफिशिएंट वर्कर की तरह वर्क करूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमें अपने वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर आना है। उनकी एक दूसरे के प्रति जो थिंकिंग है, जो एक दूसरे के प्रति उनकी जो थिंकिंग है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। मैंने कल भी बताया था सेम वही है कि वर्कर्स क्या सोचते हैं कि ये हमें सैलरी का पेमेंट कम कर रहे हैं, वर्कर्स क्या सोचते हैं ये हमें वेजेस कम दे रहे हैं और वर्क काम हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, और मैनेजमेंट क्या सोचता है कि हम इनको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं और काम कम ले रहे हैं। तो दोनों की मन में चलता है, एक्चुअल में कोई किसी से बोलता नहीं, दोनों की मन में क्या होता है, फीलिंग्स आती रहती है, एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते रहते हैं, एक दूसरे की ऐसी थिंकिंग रहती है। तो हमें उस थिंकिंग को क्या करना है, चेंज करना है, उनकी थिंकिंग को पॉजिटिवली वो एक दूसरे के प्रति सोचें, ऐसा हमें उनके बीच में करना है। यदि ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से क्या करेगी, वर्क करेगी। दोनों का मेंटली दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिवली सोचेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति वो ट्रस्ट करेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अपने गोल्स सक्सेसफुली अचीव कर लेगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज का थोड़ा सा बहुत सारा हमें पढ़ना था इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, तो प्लीज़ इसको देख लेना। और हम कल का लेक्चर हमारा छोटा था, आज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, और यदि आपको मेरा ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से तो यदि आप मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो पक्का आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तभी तो देख रहे हैं। तो प्लीज़ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को मेरा ये चैनल शेयर करें, जिससे वो लोग भी देखें, उन्हें भी अच्छा लगे तो वो भी और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। कोरोना वायरस चल रहा है ना, सभी अच्छे रहें। इसी के साथ थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर की डिटेल्स भी आप लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। थैंक यू।